नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज हमारे इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, कोई इन्हें सिंघम कहकर बुलाता है तो कोई इन्हें चुलबुल पांडे कहकर बुलाता है। वैसे ये पदस्थ तो सीधी में यातायात प्रभारी के पद पर हैं, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश समेत पूरे विश्व के कई कोनों में भी है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीधी के यातायात प्रभारी और जानी मानी शख्सियत भागवत प्रसाद पांडे जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खास इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी और विंध्या टाइम्स की पूरी टीम को मेरा नमस्कार है, सभी दर्शकों को नमस्कार है जी। हमारा पहला प्रश्न कहीं ना कहीं पुलिस के बारे में जो एक आम धारणा है लोगों के मन में, वो ये है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रिक्ट होती है और स्ट्रिक्ट तरीके से लोगों को डील करती है। आम धारणा लोगों में अभी तक ये रही, लेकिन आपने जो एक नया तरीका इजाद किया लॉकडाउन के समय, हमने देखा लोगों को आपने बहुत अलग तरीके से और बहुत सॉफ्ट तरीके से डील किया। ये तरीका कहाँ से दिमाग में आया है? ये आपके नेचर में ही था या फिर आपने ऐसा कुछ सोचा कि इस प्रकार से भी लोगों को डील किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा पुलिसिंग के बारे में। अगर तो देश काल वातावरण के हिसाब से चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो पुलिसिंग का जो आधुनिक पुलिसिंग है ये जनता के लिए, जो लोकतांत्रिक देश की पुलिस है, और उस हिसाब से सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा पर आधारित पुलिसिंग ही हो पाती है। लोगों के बीच अभी भी पुलिस को लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं और कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि लोगों का विश्वास पुलिस से थोड़ा कम होता है। लेकिन लगातार बहुत सारी घटनाओं को देखने के बाद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पुलिस और जनता के बीच अगर एक आपसी सामंजस्य जब नहीं बैठता है तब जा कर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है। लेकिन सामुदायिक पुलिसिंग की जो अवधारणा है उसमें कुछ ऐसा उसका कॉन्सेप्ट है कि पुलिस और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि जब पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छे संबंध होते हैं, कहीं कोई घटना हो रही होती है, कोई अपराधी क्या करने वाला है, इसके विषय में जनता को जैसे ही पता चलता है, एक हमारी इकाई होती है आसूचना संकलन की। अच्छा। आसूचना संकलन का मतलब होता है कोई घटना होने वाली उसके पहले ही हमको सूचना मिल जाए। तो जब सामुदायिक पुलिसिंग को हम बढ़ावा देते हैं तो आसूचना संकलन हमारा और तेज हो जाता है। किसी भी घटना को होने से पहले ही उसके बारे में जानकारी हो जाने पर हम उस दुर्घटना को रोकने में सफल हो पाते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, इससे जो फ़ायदा है कि अगर पुलिस सज्जनों के साथ अच्छा व्यवहार करे और दुर्जनों के साथ कठोर व्यवहार करे, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक कोट उनके वॉल पे पढ़ा था मैंने कि दुर्जनों के लिए वज्र से अधिक कठोर, सज्जनों के लिए फूल से अधिक कोमल। तो ये बात हमेशा पुलिस का जो है ध्येय होना चाहिए और इसी पथ पर पुलिस अग्रसर है। आधुनिक पुलिसिंग जो है वो सामुदायिक पुलिसिंग ही है, जिसमें जनता का सहयोग लेकर के जनता की रक्षा करनी है, उनकी व्यवस्था बनानी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो तरीका है वो बड़ा निराला है, लेकिन एक आम धारणा और है लोगों के मन में कि कहीं ना कहीं अगर फेम पाना है तो मुंबई जाओ, हीरो बनो, एक्टर बनो और फिर फेम पाओ। लेकिन पुलिस में रहते हुए, प्रशासनिक सेवा देते हुए, लोगों की सेवा करते हुए और उस स्तर पे अपना फेम बना लेना, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं ये, या महज इसे लोगों का प्यार मानते हैं? देखिए, फेम की जहाँ तक बात है तो फेम उनके लिए होता है जिनको उस क्षेत्र से फेम में आगे बढ़ना है। एक शासकीय कर्मचारी अच्छा काम करता है, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको फेम अपने आप मिलेगा, ठीक है। फेम के लिए कोई काम करेगा तो उसको फेम नहीं मिलेगा। और फेम का जो फ़ायदा है वो एक पब्लिक बॉडी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो फेम के क्षेत्र में काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पिक्चर बनाना चाहता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उसको फ़ायदा मिलेगा। पर सरकारी कर्मचारी को उससे फ़ायदा मिलता नहीं है। पर एक फ़ायदा ज़रूर है फेम का, जो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा पर जब हम काम करते हैं तो अगर आपका फेम है तो अगर पुलिस से कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां भी होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां भी बनती हैं, तो वहाँ पर उस व्यक्ति का जाना परिस्थितियों को नियंत्रित करने में प्रभावी होता है। और जैसा कि मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ,
कि कभी कभी लोगों का ऐसा होता है कि अरे यार ये काम किया जा रहा है तो फेम के लिए किया जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी को एक केला देता है और फ़ोटो खिंचाता है किसी एक व्यक्ति को, तो उसकी फ़ोटो उसको नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अगर वो 1 दर्जन केले किसी व्यक्ति को दे रहा है, ऐसी कोई सहायता कर रहा है जो एक नज़ीर बन सके लोगों के लिए, तो उसकी फ़ोटो आनी चाहिए। आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, उस पर जाली भी लगाएं, उस वृक्ष की रक्षा भी करें और उसकी फ़ोटो भी डालें जिससे लोग प्रेरित हो सकें। कोरोना काल में हमने ये देखा कि लोगों की हम लोग सहायता कर रहे थे, वो चीज़ सामने आने के बाद एकदम से इतने लोग सामने आए। दवाइयाँ नागपुर से दवाइयाँ मंगवाई गई, मुंबई से मंगवाई गई, इंदौर से, बनारस से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, जितने भी दूर दूर के अस्पताल थे, जो स्थानीय लोग यहाँ ठीक नहीं होते तो बाहर जाते हैं, उनकी दवाइयाँ प्रभावित हो रही थी। महीने में किसी की दवाई आ रही, किसी के 15 दिन में आती थी। बड़े और बहुत खर्च करके उन्होंने इलाज कराया था। अगर वो दवाइयाँ नहीं आती, हो सकता है उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती। तो उनको उन दवाइयों को मंगवाने के लिए सोशल मीडिया से लाइव के दौरान ही हमने सहायता मांगी। जो व्यक्ति वहाँ से आ रहा है वो फ़ोन कर देता था, हाँ सर मैं आ रहा हूँ, मैसेज करता था, मैसेज के माध्यम से हम उसको कांटेक्ट करते थे। वो कहता था मैं आ रहा हूँ, तो 20-25 लोगों की दवाई, न सिर्फ सीधी की दवाई, आसपास में जैसे सतना का कोई व्यक्ति है तो बोलता था चलिए सीधी तक मंगवा लीजिए, सीधी से फिर बाद में पहुंचा दीजिएगा। सतना हो गया आपका, रीवा हो गया, सिंगरौली हो गई, सीधी तो थी ही। तो बाहर से दवाइयों का आना वो बड़ा एक सुखद घटनाक्रम था, क्योंकि उसके बाद एक जो दुआओं का सिलसिला आता है, जब वो आदमी दवाई पा जाता है घर बैठे, उसकी आंखें देख करके लगता है कि हाँ यार काम तो बहुत बड़ा होगा। वैसे ही कछुए का दाना, मछली का दाना, जैसे कछुआ जो खाता है, अब वो दुकान बंद हो गई, क्या खाएगा? जो पेट्स हैं क्या खाएंगे, मर जाएंगे बेचारे। तो उस परिस्थिति में हमने जब लाइव में इस समस्या को रखा, समस्या आई, तो जो लोग प्रोवाइड करा सकते थे उन्होंने भी मैसेज किया कि सर हमारी दुकान तो बंद है, पर अगर आप चाहें किसी तरह से थोड़ी देर की अनुमति दें तो हम उसको निकालें, आपके माध्यम से दे सकते हैं। तो ऐसा भी किया। मछली का दाना हुआ, कछुए का दाना हुआ, घोड़े का दाना हुआ। रीवा अमीलिया से हम लोगों ने रीवा में एक जगह है अमहिया, वहाँ से घोड़ों का दाना मंगवाया सीधी। तो इस तरह से भी चीज़ें हुई। कोई बीमार है, उतनी एम्बुलेंस नहीं मान लीजिए मिल पा रही हैं, कम पड़ रही हैं, तो लोगों ने अपनी निजी गाड़ी दी। गाड़ियों को तो बिल्कुल कमी नहीं आई। मैं तो प्रशंसा करना चाहूँगा इस विषय में। सीधी की जनता का जो एक कहना चाहिए जो सहयोग था अतुलनीय है, और एक मील का पत्थर है, सभी के लिए एक नज़ीर है। जिस तरह से सीधी में लॉकडाउन का पालन हुआ, जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की। टीवी बनाने वाला तैयार है, एसी बनाने वाला तैयार है, पंखा बनाने वाला तैयार है, डॉक्टर्स तैयार हैं। हमको जैसे पशुओं का डॉक्टर चाहिए, पशु का डॉक्टर उपलब्ध है, आदमी का डॉक्टर चाहिए, आदमी का डॉक्टर उपलब्ध है। तो ये जो चीज़ें थी, ये मतलब अपने आप में आश्चर्यजनक था। एक वाक़या हुआ, एक गाय माता बड़े संकट में थी, ये लालता चौक के आसपास की बात है। ठीक, लाइव का पूरा हमने लाइव दिखाया कि गौ माता संकट में है। अगर कोई डॉक्टर साहब देख रहे हो, वेटनरी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो नहीं आते, अगर देख रहे हो तो आ जाएं। तुरंत वहाँ पे मैसेज आता है कि मैं उपलब्ध हूँ। हमने डॉक्टर साहब का नंबर, उस पर नंबर लगाया। डॉक्टर साहब नए बस स्टैंड में थे, तुरंत यहाँ से गए, नए बस स्टैंड से डॉक्टर साहब को लेकर के आए, और बड़ी मुश्किल से बछड़े की जान तो नहीं बची, पर गाय की बच गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फेम के लिए काम करोगे तो फेम नहीं मिलेगा, और फेम की भूख अगर आपके अंदर है तो भी फेम नहीं मिलेगा। फेम किस उद्देश्य से आप चाहते हैं ये मायने रखता है। जैसे ही पब्लिक है भाई सब जानती है, जैसे ही आपने फेम के लिए कुछ करना चालू कर दिया, पब्लिक ये चीज़ आ जाती है। ठीक, निश्चित रूप से आपके द्वारा जो सेवाएं दी गई कोरोना काल में वो सराहनीय थी, और वो किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश ने उसको सराहा है और पूरे देश ने उसको स्वीकार किया है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ कही जाती है कि बदलाव एक ही व्यक्ति से आता है, और एक व्यक्ति जब कोई बड़ी चीज़ का बेड़ा लेकर चलता है, बेड़ा उठाता है, तो कहीं ना कहीं कारवा अपने आप खुद ब खुद उसके साथ चल पड़ता है। तो यही देखने को मिला कोरोना काल में, जब आपने लोगों की मदद का बेड़ा उठाया तो कारवा अपने आप बनता गया और लोग अपने आप मदद के लिए आगे आते गए। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहीं ना कहीं
सीधी अपनी एक भौगोलिक स्थिति रखती है, अपनी एक राजनीतिक पहचान रखती है, तो सीधी में एक यातायात प्रभारी के रूप में क्या कुछ चुनौतियां देखते हैं आप? और कई बार यातायात जो पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें इस प्रकार की भी समस्याएं आती हैं कि यदि उन्होंने किसी की गाड़ी पकड़ ली है या उसमें चेकिंग अभियान के तहत कोई कार्रवाई करनी है तो सिफारिश वाले फ़ोन बड़े आते हैं, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो क्या सूबेदार और यातायात प्रभारी भागवत प्रसाद पांडे के पास भी इस प्रकार के फ़ोन आते हैं, या लोग कहीं ना कहीं नाम चूंकि बड़ा है तो थोड़ा परहेज या गुरेज करते हैं? देखिए, नाम से नहीं है, बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है, पर अगर फ़ोन किसी का आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। मैं इतनी सुविधा देता हूं कि अगर आप हमारी चेकिंग में हैं अगर आप हमारी चेकिंग में हैं तो आप जो कमी है आप वहीं पे पूरा कर लीजिए, चले जाइए। अच्छा। हाँ, इतनी सुविधा है आपको। बल्कि हम लोगों ने अभी एक प्लान किया था, अभी आगे करेंगे उसको, फिर आगे कभी बताएंगे। अच्छा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और लोग सहयोग करते हैं। लोग अगर फ़ोन भी करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई देख लीजिएगा, उसका नुकसान ना हो। तो नुकसान का मतलब ये, अब हम कोई फांसी सूली तो चढ़ा नहीं सकते, किसी के साथ इतना कोई गलत व्यवहार नहीं करती पुलिस। और स्पेशली सीधी पुलिस तो बिल्कुल इस मामले में चालानी कार्रवाई, और उसके मामले में अगर मैं बात करूं तो अगर कोई व्यक्ति कहता है हमारे पास मोबाइल में है, मोबाइल में आप दिखा दो, फोटोकॉपी आप फोटोकॉपी दिखा दो, हम लोग सर्च भी कर लेते हैं। उसमें अपने नंबर प्लेट के आधार पर सर्च कर लेंगे, चेचिस नंबर के आधार पर सर्च कर लेंगे, तो हर तरह से चलता है। अभी आपने देखा होगा सीधी पुलिस ने भी एक बहुत बड़े बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। उसमें सतना से, रीवा से और आसपास के बहुत सारी जगहों से चोरी की गई बाइकें एक बड़ी संख्या में बरामद कर उनके मालिकों तक पहुंचाया, और बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया। तो सिफारिश जो लोग करते हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए। आज आपकी अगर कोई सिफारिश कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ की सिफारिश कर रहा है, अरे हो गया हेलमेट नहीं लगाया है तो जाने दीजिए, ये कोई सिफारिश नहीं होती। सिफारिश ये होती है कि उसको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट मौका दीजिए। अगर कागज़ नहीं है, उसके पास कागज़ है, बेचारा घर से मंगवा लेगा, देख लीजिए, ये होती है सिफारिश। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि किसी की सिफारिश से आपका सर नहीं बचेगा। सर सुरक्षित है तो घर सुरक्षित है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग अपनी नैतिक जवाबदारी और जिम्मेदारी मान करके यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के डर से लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगला सवाल हम आपकी निजी ज़िंदगी से पूछना चाहेंगे। हमने कई बार सुना, और शायद किसी बड़े चैनल में इंटरव्यू के दौरान आपने ये बात बताई थी कि आपको बिग बॉस से ऑफर आया था, और इसके बाद तमाम प्रकार की चीज़ें थी, और चूँकि आप प्रशासनिक सेवा में हैं, प्रशासनिक नौकरी में हैं, तो उसके चलते आप वहाँ गए नहीं और आपने पुलिस के तौर पर ही जनसेवा करना ज़्यादा उचित समझा। तो क्या कुछ पूरी स्टोरी है ये? देखिए, उसमें यही है, उस समय पर बिग बॉस का जो चयन होता है, एक कंपनी है एंडमॉल करके, ऐसे कुछ करके है। अच्छा। हाँ, वहाँ से कॉल आई। पहले मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि हम बिग बॉस टीम से हैं और हम लोग बिग बॉस के लिए सेलेक्ट करते हैं लोगों को। तो फ्रॉड कॉल्स आती रहती हैं, तो अपन भी मज़े लेने लगे। उन्होंने कहा हाँ, हमको बिग बॉस बनना है, बताओ। ओके, इधर उधर की बातें करते करते उन्होंने बताया अगर आप इच्छुक हों तो फिर बताएं तो हम अपने टीम में आगे आपका नंबर देते हैं। तो हमारे डायरेक्टर बात करेंगे, आगे जो भी अगला मैनेजमेंट देखते हैं वो बात करेंगे। तो कौन सा सही समय होगा बात करने का? हमने कहा कोई भी समय सही है, दिन में कभी भी आप कर लें। हो गया ऐसे ही हंसी बोली के साथ में। फिर उनका दूसरे दिन फ़ोन आया। अच्छा। और प्रॉपर तरीके से उन्होंने जब फ़ोन किया, बातचीत हुई और सारी चीज़ें, मैंने कहा कि भाई मेल कर दीजिए आप। उन्होंने कहा ठीक है, मेल कर देते हैं। सारी चीज़ें जब वेरीफाई हो गई तो फिर मैंने कहा ठीक है, उसमें शर्तें क्या रहेंगी, नियम क्या रहेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा एक छोटा सा 1-to-1 करते हैं और उसमें अपन बातें कर लेंगे। तो एक दिन निश्चित हुआ और सुशील अग्रवानी और राहुल साथ में थे मेरे, टेक्निकल सपोर्ट के लिए राहुल को रखा था। तो वहाँ पे हमारी लगभग 42 मिनट का पूरा इंटरव्यू हुआ। 42 मिनट में उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी, मैंने बिग बॉस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी। और फिर फाइनली
जो है 2 से 3 शर्तें अपनी थी उसमें। और चौथी बात ये है कि उसमें मैंने उनसे पूछा कि इसमें पहली बात तो ये है कि पुलिस की गरिमा धूमिल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि पुलिस को लेकर के कोई कमेंट ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, और कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड अगर हो या ना हो, जो भी हो अभी से आप बता दें, और मैं अपनी विभाग की अनुमति पहले लूँगा फिर आपसे बात करूँगा। अच्छा। तो ये बातें हुई, लास्ट में सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम विचार करके आपको बताते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन कॉल किया, और तब तक इधर मैंने भी लोगों से संपर्क किया। लोगों ने बताया उस समय फिर सलमान खान जी का बड़ा विरोध हो रहा था। हाँ। तो सुशांत केस की वजह से अच्छा। बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, वो भी फैक्टर था। और फिर 2-3 सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने भी कहा कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके आप कुछ पॉजिटिव कर सकें। वो तो मनोरंजन के लिए बना हुआ है वो मेन, और उसमें पॉजिटिव मैसेज निकालना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा। और प्रशासनिक व्यस्तताएं भी थी, तो फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद फिर मना करना पड़ा। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि काफ़ी लोगों का सपना होता है, कहीं ना कहीं जो बड़े स्टार होते हैं उनका भी एक सपना होता है कि वो एक दिन बिग बॉस में आए और उस पर्दे पर आकर के अपनी एक पहचान बनाएं। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी का और इस प्रकार से बिग बॉस के ऑफर को कहीं ना कहीं ठुकरा देना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसमें एक चीज़ और मैं विलास कहना चाहूँगा। अच्छा। कि वो जो बिग बॉस है, जैसा कि आपका एक प्रश्न अभी था फेम वाला, हाँ, वो बिग बॉस जैसे जो स्टॉक है, हाँ। जो स्टॉक का भी अभी इंटरव्यू पेंडिंग ही है मेरा। अच्छा। उस समय भी उनकी टीम ने संपर्क किया था। अच्छा अच्छा। जब भी मैं दिल्ली जाऊँ, हाँ। या तो ऐसा है तो कर सकता हूँ वो चीज़ें, हाँ। पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा भी बहुत सारा करना शेष है, जिसके बाद बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखो। अच्छा। तो कोई बात बने। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी प्लेटफॉर्म में जाने के लिए मैंने ये सब नहीं किया। अच्छा। जैसे कि अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं कि किसी को हवा भी नहीं लगी। तो ऐसी फिल्मों के भी ऑफर्स थे। अच्छा। पर उसमें जैसे लॉकडाउन इंडिया है, अभी मूवी आ रही लॉकडाउन के ऊपर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जो सूट नहीं करता। एक प्रशासनिक अधिकारी को ये भी देखना पड़ता है कि जो वो कर रहा है उसका कहीं कोई नेगेटिव मैसेज तो समाज में नहीं जाता। वो किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा तो नहीं बनना जिसमें कोई नेगेटिव मैसेज जा सकता है, या कोई उसमें राजनीतिक मैसेज जा सकता है। ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना उचित नहीं रहता है प्रशासनिक अधिकारी के लिए। और रही बात कला के क्षेत्र की, तो कला के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति सक्रिय है तो यह उसका व्यक्तिगत जीवन है। कभी ऐसा नहीं, पुलिस वाला हो, आर्मी का व्यक्ति हो, या कोई अन्य प्रोफेशन में व्यक्ति हो, उसके अंदर अगर कला है तो अभी आपने देखा होगा एक हिमाचल का बैंड है शायद, पूरे उसमें जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं इतना प्यारा गाते हैं कि कोई एक बड़ा सा शो था, शायद विनर भी रह चुके वो लोग। अच्छा। हाँ, लगातार उसमें हिमाचल का बैंड है। पूरा हम लोगों को इतना मौका ही नहीं मिलता टीवी देखने का और इन सब चीज़ों में सक्रिय होने का, इतना काम रहता है। तो फिर भी कभी न कभी कहीं ना कहीं से अगर थोड़ी देर के लिए भी सोशल मीडिया में देखो तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई कला रखता है तो किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी नौकरी में हो, उसको अपनी कला को बढ़ाना चाहिए। तो विभाग भी सपोर्ट करता है, विभाग में प्रावधान है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल प्रावधान है, इसके लिए अलग से अवकाश भी है। अच्छा। पुलिस रेगुलेशन में अगर आप किसी सिंगिंग कंपटीशन में जाना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन में फाइट करना चाहते हैं, किसी उसमें जाना चाहते हैं, तो पुलिस रेगुलेशन में बाकायदा इसके लिए अलग से 15 दिन तक की छुट्टी है। अच्छा। ये चीज़ें बहुत कम पुलिस वालों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है। आम लोगों को भी कम ही पता है। हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है, जो काम का तनाव है, जो समाज के लिए हम सर्व कर रहे हैं, तो उस दौरान हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे विभाग अगर हमको सपोर्ट करता है कि यार तुम अगर अच्छा कर सकते हो इस क्षेत्र में तो करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तो एक उत्साह बढ़ता है और आदमी खुश रहता है। खुश रहेगा तो और अच्छा काम करेगा। कि कविता आपकी कुछ हमने सुनी है, वो देशभक्त के ऊपर आपने लिखी हैं, और कुछ कविताएं हम पहले भी सुन चुके हैं ऑफ द कैमरा। वो कविताएं कुछ हम आपसे सुनना चाहें।
देखिए बिल्कुल, कविताएं मैं लिखता था पहले, वही पुरानी कविताएं ही हैं, तो नया कुछ करने का समय ही नहीं रहता है। हाँ। बस एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ सभी से कि हम लोग बिल्कुल बेशक सौभाग्यशाली हैं, वर्दी मिली है। अच्छा काम पुलिस जब करती है तो उसको अप्रिसिएट ज़रूर करिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों को अप्रिसिएट नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे, हाँ, तो फिर वो अच्छाई का रास्ता कोई पकड़ करके नहीं बैठ पाएगा। उसको एक सहारा चाहिए। जब हम कुछ अच्छा करने वालों की प्रशंसा करते हैं तो जो बुरा करता है वो व्यक्ति भी सोचता है कि अरे यार, इस व्यक्ति का बड़ा नाम हो रहा है, इस व्यक्ति को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इस व्यक्ति से लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो चलो मैं भी ऐसा बनता हूँ। जब एक अच्छा काम करने वाले को भी आप दुत्कारेंगे, बुरे काम करने वाले को भी दुत्कारेंगे, तो अच्छा वाला सोचेगा अरे यार, फिर हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो सामाजिक एक जिम्मेदारी है हम सबकी कि अच्छा काम कोई करे तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करिए। जिस तरह से कोई बुरा काम करता तो हम उसके पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह कोई अच्छा काम करे तो उसको उजागर करिए, उसको एक इस तरह से प्रस्तुत करिए कि अनुकरणीय उदाहरण बन जाए। और पुलिस के लिए मैंने जो लिखा था वो कविता थी, अच्छा, एक घटना थी उससे उपजी थी वो कविता। अच्छा। पुलिस बनना आसान नहीं होता। अच्छा। पुलिस का जीवन जो है, जैसे हमारी आर्मी है, दुश्मन घुस ना पाए देश में, इसलिए वो सीमा पर डट करके बाहरी दुश्मनों से लड़ रही है। उसी तरह हमारी पुलिस है कि अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अपने ही लोगों से भी उसको टकराना पड़ता है। अपने ही भाई बंधु कुछ ऐसे हैं, अपने ही लोग कुछ ऐसे हैं जिनको हम अराजक तत्व कह देते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक में या तो अपने आदतानुसार अपराधों की ओर मुड़ने वाले अपने ही लोग हैं। सभी लोग अपने ही बीच के ना हैं, तो उन पर अगर लगाम लगाना है तो पुलिस को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। जो आवश्यक सख्ती है वो पुलिस को रखनी पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता कि वो अपराधी है, किसी के माथे पे लिखा होता हो तो बताइए। तो पुलिस को जज करने में थोड़ा टाइम कभी कभी लग सकता है, तो इस चीज़ को कभी माइंड नहीं करना चाहिए। पुलिस को सहयोग करना चाहिए। पुलिस अगर आपको तलाशी के लिए रोक रही है, आप रुकिए, बाकायदा तलाशी दीजिए। आप कोई चोर उचक्के तो है नहीं, तो फिर समस्या किस बात की है? तलाशी दीजिए। कोई पुलिस अगर कुछ पूछती है आपसे कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप हमारी गाड़ी चेक कर रहे हो, कोई चोर उचक्के हैं क्या? अरे भाई साहब, हमने थोड़ी कहा है, क्या पता कौन चोरी की गाड़ी लेकर के चला जा रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये चोरी की गाड़ी है? जब हम जांचेंगे, परखेंगे, तभी तो पता चलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और पुलिस में दिन रात की ड्यूटी है। उस पर मैंने वो कविता लिखी थी जो आप जानना चाह रहे थे कि गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। जब एक पुलिसकर्मी बनता है तो क्या उसकी योग्यता होती है, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, उस पर आधारित है कि गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, घर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन इस वर्दी की खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी, घुटने भी ना जुड़ना चाहिए, हो कदम बराबर सधे हुए, हो आँख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबी के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए 800 मीटर। चौड़ी छाती, ऊंचे ललाट बिन यह सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। क्या सोचा तुमने, ईश्वर ने क्यों तुम पर ये उपकार किया, क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई, क्यों जनसेवक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया। इसका उत्तर खुद से पूछो, तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चैन हो तुम, पर तुमको इसका भान नहीं। तुम पहुँच सको आंसू उनके जो दीनहीन हैं, शोषित हैं, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित हैं। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम धरा भेजा, मानव हित में है श्रेष्ठ मनुज, करने को काम बड़ा भेजा, मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। और एक खास बात है इसमें कि जो अशोक चिन्ह मिलता है हमको माथे पे लगाने के लिए, सबको नहीं मिलता। ये तेरे माथे का अशोक, ये जो पुलिसकर्मी हैं, मेरे भाई हैं, सुन रहे होंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया क्या कहती है, कुछ नहीं कहती। जब हम छोटे होते हैं तो अपने बाप को भी
सोचते हैं कि यार बाप भी हमारा गलत कर रहा है, हमारे साथ मार रहा है, पीट रहा है, पर वो हमको बना रहा है। हमारा जो परिवार के जो हमारे बड़े सदस्य होते हैं, हमारे जो मास्टर साहब होते हैं, जब वो बचपन में हमको मारते हैं ना, जिस तरह कुम्हार अपनी घड़े को ठीक उसको नहीं पीटेगा, नहीं ठोकेगा तो घड़ा नहीं बनता। उसी तरह से जो हमारे माता पिता गुरुजन जो हमको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं, ऐसे उठा के अपन चिल्लाते हैं तो दुश्मन ही ना लगते हैं, पर वो हमारा जीवन बना रहे होते। उसी तरह पुलिस है, जिसको दुश्मन लग रही है पुलिस, जिसको परेशानी हो रही, किसको परेशानी होगी? जो अपराधी होगा उसी को परेशानी होगी। नहीं कर पा रहा बेचारा अपराध, गलत काम नहीं कर पा रहा, उसको परेशानी होती। ठीक है, तो जो पुलिस है परेशान करने के लिए नहीं है। और जो पुलिसकर्मी मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि हौसला हमेशा बड़ा करके रखिए, क्योंकि ये तेरे माथे का अशोक केवल तुझ पर ही शोभित है, यह नहीं सुलभ होता सबको, केवल तुझ पर आरोहित है। यह राज चिन्ह सम्मान महज तुझ पर ही क्यों हर्षाता है, क्या सोचा तुमने ये सबकी किस्मत में क्यों ना आता है। कहता है भागवत सुन सैनिक, इस राज चिन्ह का सार बड़ा, यह राज चिन्ह देता हमको जन रक्षण का अधिकार बड़ा। अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है, तो रात भर जगता है तब देश चैन से सोता है। क्या बात। त्योहार जलाता है सैनिक, तब दिए सभी के जलते हैं, तजता है जब खुशियाँ अपनी तब ईद मुहर्रम पलते हैं। हाँ गर्वित हैं, अभिमानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। इस मातृभूमि की सेवा का सबको सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। निश्चित तौर पर बहुत खूब कविता। तो हमें कुल मिलाकर ये पता लगा कि जितना अच्छा ये गाते हैं और जितनी अच्छी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं उतनी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, उतनी अच्छी कविताएं भी सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहें आपका इतना अमूल्य समय हमें देने के लिए और तमाम प्रकार की बातें बताने के लिए, चाहे निजी जीवन से जुड़ी हुई हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हो। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्या टाइम्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का। जय हिंद।